हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, कंपेरिजन ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस and then limitation of first law of thermodynamics. Oh my god, so today first law of thermodynamics is going to be over. So today's content is very nice, fantastic, very interesting content, and today we will solve number of questions. We will see what you have learned in the past lectures. Okay, so let's see now. First of all, do you know, जो हमने पढ़ा था, क्या आपको याद है अभी, क्या जानते हैं कि for the same initial and final pressure and volume, if initial and final conditions are same, means suppose we have P1 V1 and the final condition is P2 V2, okay, and we are just going from here to here by two different paths. One is reversible, another one is irreversible. Hello, so do you know कि टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल बोथ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, मतलब दोनों केस में इरिवर्सिबल केस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना। ये आपको याद है बच्चों, पिछली क्लास में इस पर क्वेश्चन ट्राई किया था, डिस्कस किया था। क्या आप लोगों को याद है, हमने एक डायग्राम ऐसे खींचा था, अगर ये हम लोग इनिशियल टेम्परेचर T1 माने और ये हमारा तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, हमको मालूम था बच्चों कि रिवर्सिबल में एक्सपेंशन में वर्क डन कम होता है ना बच्चों, याद है आपको। एक्सपेंशन, सॉरी देखो थोड़ा मैं बैक जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने जो डायग्राम डिस्कस किया था, अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये पीवी डायग्राम है, एडियाबैटिक है, ऐसे ये कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल। अगर इरिवर्सिबल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और एक्सपेंशन जब होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, घटता है, डिक्रीज करता है। तो एक्सपेंशन में वर्क डन रिवर्सिबली इज ग्रेटर देन वर्क डन इरिवर्सिबली। ओह माय गॉड, है ना बच्चों, याद है आप लोगों को। मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो बहुत ज़रूरी है। तो रिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होगा तो ये T1 है, तो T रिवर्सिबल में डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो T रिवर्सिबल यहाँ और T इरिवर्सिबल यहाँ, मतलब ज़्यादा कौन है, T इरिवर्सिबल। और सिमिलरली अगर हम ये एक्सपेंशन हुआ, अगर कंप्रेशन करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कंप्रेशन करेंगे तो सिस्टम को एनर्जी मिल रही होगी, उसका टेम्परेचर क्या बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन इरिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होता है, तो T इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा कंपेयर टू T रिवर्सिबल। ओके, सो कहते हैं कि T रिवर्सिबल विल ऑलवेज बी डाउन। देखो तुम अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो इन दोनों में T रिवर्सिबल नीचे है ना, और इन दोनों में T रिवर्सिबल नीचे है, तो T रिवर्सिबल हमेशा नीचे होता है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये तुमने पिछले लेक्चर का सीखा ना, जो थोड़ा समझे हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं हम लोग एडियाबैटिक को कितना सीखा है या प्रोसेस कितना अंडरस्टैंड किए हैं, बिकॉज ओनली प्रॉब्लम्स कैन मेक अस परफेक्ट। तो कंपेयर फाइनल वॉल्यूम V2 ऑफ अ गैस विथ सेम इनिशियल कंडीशंस, अगर इनिशियल कंडीशंस सेम है एंड हैव डन इक्वल वर्क इन बोथ वेज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, अगर फाइनल प्रेशर भी सेम हो, तो आपको बताना है कंपेयर फाइनल वॉल्यूम। बच्चों वो ध्यान समझना, करें कंपेयर फाइनल वॉल्यूम्स V2, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब दो कंडीशन होगी, एक हम लोग वॉल्यूम V2 रिवर्सिबल और एक वॉल्यूम V2 इरिवर्सिबल, इन दोनों कंपेयर करना है। अगर वर्क डन क्या है बच्चों, इक्वल वर्क डन है,
in both reversible and irreversible ways and with the same initial conditions and final pressure is same। ये एडियाबैटिक है, आपको टाइम देता हूँ मैं 1 मिनट का, तो आपको बताना है कि वॉल्यूम रिवर्सिबल का ज़्यादा होगा या इरिवर्सिबल का। मैं आपका टाइम शुरू कर देता हूँ, टाइम 1 मिनट है। ड्रॉ द ग्राफ और यू कैन यूज़ द हाउएवर, ग्राफ वैसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैंने हिंट भी दे दिया, ट्राई करो फटाफट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत आसान है, आपको सोचना है कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल किस में फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अगर दोनों के द्वारा वर्क डन इक्वल है, इनिशियल कंडीशन सेम है और फाइनल प्रेशर भी सेम है तो कम ऑन। क्यों पता है, कुछ टीचर्स मेरा ये क्लास देखे, पता नहीं कहाँ से देख लिए उनके, तो वो कह रहे सर आपने इतना डिटेल में बच्चों को पढ़ा दिया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट बिहेवियर्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड ऑल दोज थिंग्स। और अब मैं क्या बोलूँ, मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, मतलब मेरे मुझसे ज़्यादा अच्छा तो मेरे बच्चे करने लग गए। अच्छा, मुझे इसी से याद आया, मैंने वो जो एस.सी. वर्मा का सवाल दिया था ना, जाके देखा तो एस.सी. वर्मा साहब ने नीचे मान लिया है कि सपोज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, सोल्यूशन में माना है। तुम देख लेना, वो सेकंड पार्ट में है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले में, स्पेसिफिक हीट वाले में। मुझे लगा अरे यार क्वेश्चन में देना चाहिए था बाय द वे। तो हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंच गए थे कि या तो डेटा कम है या फिर प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। नाउ बच्चों, तो लेट्स सी दिस वन। ये देखो ये क्या हुआ, अरे ये तो रिवर्सिबल हो गया बिकॉज एवरी इंस्टेंट पे एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है। नहीं, ये हम एक्सटर्नल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि स्लो चेंज हो रहा है। और ये देखो P2 है, ये इनिशियल P1 V1, दिस वन इज P2 V2। ओके बच्चों। अच्छा, यहाँ दो केस होता है ना, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेंशन। ओके, अभी कंप्रेशन की बात कर लेंगे। अच्छा, हम बताएं ना P2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल होता है, क्यों, फाइनली जाके वहीं रुकेगा ही। तो ये ऐसा हुआ। अब देखो बच्चों, ये देखो ये क्या है, दोनों का वर्क डन तो इक्वल है ना। ये वर्क डन किसका है, रिवर्सिबल का। ओके, अब इसका वर्क डन ज़्यादा है, अब ई रिवर्सिबल का वर्क डन तो कम है यार। तो अगर ई रिवर्सिबल का वर्क डन, दोनों का वर्क डन इक्वल करना है तो ई रिवर्सिबल को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। बोलो यस नो बच्चों। फाइनल प्रेशर क्या है, सेम है। देखो फाइनल प्रेशर सेम लिया मैंने, फाइनल प्रेशर सेम, P2 P एक्सटर्नल बिल्कुल सेम लिया मैंने। ओके, इनिशियल कंडीशन सेम है, P1 से शुरू किया, इक्वल पे आ गए, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं। देखो इसका वॉल्यूम कितना, इतना है, इसका वॉल्यूम आगे चला गया। क्यों आ गया भाई, इसके बराबर होने के लिए इसमें ये बताओ एक्स्ट्रा है कि नहीं। इस एक्स्ट्रा के बराबर करने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। ओके, तो फाइनल वॉल्यूम V इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन V रिवर्सिबल। गाँव वालों मजा आएगा कि नहीं बताऊँ को, ये समझ में आ गया सबको। नाउ सी, अगर मैं कंप्रेशन के लिए करता हूँ वैसे, ये PV कंप्रेशन करेंगे तो बच्चों कंप्रेशन करेंगे तो इसको पहले मिटा देता हूँ, थोड़ा सही नहीं आया है ना। कंप्रेशन करते हैं, ये कुछ ऐसा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंप्रेशन करेंगे रिवर्सिबली तो ऐसे वॉल्यूम घट रहा है ना बच्चों। इनिशियल कंडीशन ये हमारा देखो P1 V1 है और ये P2 V2 है। ओके, फाइनल प्रेशर इज सेम लिखा हुआ है सवाल में ना बच्चों, फाइनल प्रेशर इज सेम मतलब P2 सेम है, P2 सेम है। अब देखो इसका एरिया कितना है भाई, ये है। ओके, इनिशियल कंडीशन सेम है, यहीं से चलना हमको। तो V2 कितना लिया जाए, तो अगर हम यहाँ लेते हैं बच्चों, फाइनल प्रेशर सेम है ना, ये देखो फाइनल प्रेशर सेम है, ओ माय गॉड, यहाँ से लेना हमको, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ तक ही खींच पाए है ना, मतलब फाइनल प्रेशर सेम है, ध्यान समझना तुम। तो देखो ये इनिशियल कंडीशन सेम है, फाइनल प्रेशर सेम है, सिर्फ यहाँ तक लेना होगा बच्चों। मैं इसको मिटा देता हूँ, अरे यार। ओके सी, तो तुम्हें समझ बात मेरी आ रही कि नहीं आ रही है। ये जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर हो जाएगा। देखो ये मैंने क्या किया, फाइनल प्रेशर P एक्सटर्नल इसके बराबर कर दिया, P2 के बराबर कर दिया। इनिशियल कंडीशन मैंने सेम ले रखा है, बोलो यस नो।
और ये एरिया इसके बराबर, ये देखो ये एरिया इसके बराबर तभी हो जब, अगर ये पूरा खींच देता हूँ मैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो है फाइनल वॉल्यूम है, वी इरिवर्सिबल का वॉल्यूम है, और ये फाइनल वॉल्यूम है वी रिवर्सिबल का। तो वी इरिवर्सिबल ज़्यादा है कि नहीं गाँव वालों बताओ? कितना मज़ेदार है यार ये, बाप रे बाप। अगर अपने रिवर्सिबल करते हैं तो ये कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, यहाँ जाते थे एरिया देखो बराबर हो गया, ये एरिया इसके बराबर हो सकता है, या थोड़ा और कम कर लो, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में बात आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। गुड, अब समझ गए हो तो ये सवाल बनाओ आप। कंपेयर फाइनल प्रेशर P2 ऑफ गैस with same initial conditions and have work done equal in both ways, reversible and irreversible, if final volume is same। बट मेरा एक बात ध्यान रखना, इसको मेंटेन करना आसान नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और किसी को समझाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फाइनल प्रेशर सेम है बच्चों ना, इस वाले में फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो कंपेयर फाइनल प्रेशर कंपेयर करो of a gas with same initial conditions and have done equal work done in both ways, reversible and irreversible. Again, consider adiabatic. Consider it adiabatic. Compare final pressure P2 of a gas with same initial conditions and have done equal work done in both ways, reversible and irreversible. Okay. First try for expansion. कम ऑन और डू इट, यू नो, ये आप होमवर्क है, ये घर पे कर लेना। ठीक है, कर लोगे घर पे नाउ। तो आपने नोटिस किया होगा या कर लेना, ये तो अभी नोटिस कर लिया हमने कि वी इरिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन वी रिवर्सिबल। या ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करो इसको, तो सब लोग ट्राई कर लो बच्चों। तो ये आपको फिजिक्स के भी थर्मो को समझने में हेल्प करेगा, खासकर इस पोर्शन को ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। सी नाउ, तो मैं इसको फिर भी डिस्कस कर देता हूँ ऐसे ही, बिकॉज आई शुड, यू नो, पीवी डायग्राम कंपेयर सेम इनिशियल कंडीशन। सपोज मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये P1 V1, दिस वन इज P2 V2 एंड हैव डन इक्वल वर्क डन इन बोथ वेज एंड फाइनल वॉल्यूम इज सेम। ये फाइनल वॉल्यूम सेम है बच्चों, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम, दिस ये सेम है, ये सेम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम नहीं है। ध्यान समझो, अगर ये वर्क डन है, इतना ही वर्क डन करने के लिए हमें फाइनल प्रेशर कितना लेना पड़ेगा? मतलब ये अगर मैं इतना लेता हूँ तो काम तो होगा नहीं। तो फाइनल में क्या करना है? कंपेयर फाइनल प्रेशर। तो फाइनल प्रेशर इसका ज़्यादा रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बच्चों, ये ऐसे ज़्यादा करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो ये देखो इसके बराबर हो पाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसका P इरिवर्सिबल का है, अगर इसको ज़्यादा नहीं लेते हम लोग, तो ये तो देखो, इसके अगर ऐसे लेते हम लोग, इसके बराबर लेते, तो क्या कभी दोनों बराबर हो पाएगा? नहीं। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते हो, नो, नॉट अलाउड, वॉल्यूम शुड बी सेम। तो क्या करते हैं हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ओ माय गॉड तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। देखो या तो फिर देखो बच्चों, देखो देखो या तो मज़ेदार है यार ये तो। देखो ये क्या है हमारा बच्चों? रिवर्सिबल वर्क डन। अब अगर हमको वॉल्यूम सेम करना है, V2 V रिवर्सिबल, वॉल्यूम सेम रखना है, वॉल्यूम यही वॉल्यूम होगा V इरिवर्सिबल का भी। या तो देखो अब एरिया अगर दोनों प्रेशर सेम होता, कहते भाई तो वॉल्यूम बढ़ा दो। कर वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते कि अच्छा वॉल्यूम इक्वल लेना है क्या हमको? तो यार कुछ तो करो भाई, प्रेशर बढ़ा दो। नहीं तो ये जाके क्या हो जाएगा? ऐसे, समझे क्या? तो ये जो एरिया आएगा, ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन ये उसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा प्रेशर इरिवर्सिबल इज़ ग्रेटर देन प्रेशर रिवर्सिबल। बहुत मज़ेदार है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया, एग्जाम में आएगा तो 4 डालोगे। ठीक है, चलो ये होम असाइनमेंट है। कंपेयर फाइनल प्रेशर सेपरेटली फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इफ सेम इनिशियल कंडीशन, फाइनल प्रेशर इज सेम, इक्वल वर्क डन बाय बोथ वेज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। समझ गए बच्चों? गांव वालों, आपको ये सवाल घर पे ट्राई करना है।
फाइनल प्रेशर्स को कंपेयर करना है फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। अगर एक बार रिवर्सिबल काम किया जाए और एक बार इरिवर्सिबल काम किया जाए, वर्क डन इक्वल हो, फाइनल प्रेशर सेम हो, सेम इनिशियल कंडीशन चला जाए। फाइनल प्रेशर नहीं सेम हो यार, फाइनल वॉल्यूम सेम हो, सॉरी, फाइनल वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई इट। चलो कंक्लूजन, ये कंक्लूजन में जान गए हम लोग। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों एडिएबेटिक, ये हमने देखा अभी, यही सब देखा हुआ है, हमने किया हुआ है। ओके, कंपेयर करते हैं वर्क डन आइसोथर्मल और एडिएबेटिक में फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन इफ फाइनल प्रेशर इज सेम। डू योर सेल्फ बच्चों, अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन हमारा सेम है, P1 V1 इज सेम, ये सेम है, एंड फाइनल प्रेशर इज सेम, P2 इज सेम। ओके, तो कंपेयर वर्क डन आइसोथर्मल और एडिएबेटिक में किसका ज़्यादा किसका कम होगा। कंपेयर वर्क डन विद मैग्नीट्यूड आइसोथर्मल एडिएबेटिक में किसका ज़्यादा है किसका कम हो, कंपेयर करना है फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन इफ फाइनल प्रेशर इज सेम। चलो ट्राई करो। टाइम इज 90 सेकेंड्स। नहीं चलो भैया 60 सेकंड दे रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी कर लो। टाइम इज 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में आंसर करो। इनिशियल कंडीशन सेम है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा अगर प्रेशर फाइनल सेम है तो, एडिएबेटिक और आइसोथर्मल। अरे वाह, अब इसमें करना हम लोगों को एक्सपेंशन करना है। इंडिकेटर डायग्राम बना लिए, ये P हमको पता है, P एक्सटर्नल पता है तुम्हें, ये बहुत लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ P एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं, उनको पता ही नहीं है ना। इनिशियल देखो ऐसे ग्राफ जाता है, हमको पता है कि हमको थोड़ा ग्राफ थोड़ा अंड बंड ड्रॉ कर दिए यार, आई शुड ड्रॉ इट वेरी प्रॉपर वे। तो देखो ये कैसे गया और एक मान लो ऐसे गया। ओके, तो क्या फाइनल प्रेशर इज सेम, ओ माय गॉड, फाइनल प्रेशर इज सेम, तो फाइनल प्रेशर सेम है, देखो ये सेम है, इनिशियल कंडीशन सेम है, ये है P1 V1। हमको पता है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो कौन सा होता है, एडिएबेटिक। इसका स्लोप देखो ज़्यादा है, ये कौन सा हो गया, एडिएबेटिक, जो ऐसे सो के जा रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये आइसोथर्मल है ना। ये कौन सा हो गया बच्चों, एडिएबेटिक। देखो प्रेशर दोनों का सेम कर दिया। एरिया क्या होता है, वर्क अंडर द कर्व, तो वर्क देखो एडिएबेटिक का वर्क क्या है, ये है, आइसोथर्मल का वर्क देखो ये हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं बताओ, ये एक्स्ट्रा हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइसोथर्मल वर्क डन इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एडिएबेटिक वर्क डन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार है ना बच्चों। चलो कंपेयर वर्क डन फॉर आइडियल गैस कंप्रेशन इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, कर लेना घर पे, आप लोग कर लोगे। कंपेयर वर्क डन आइसोथर्मल एडिएबेटिक फॉर आइडियल गैस कंप्रेशन इफ फाइनल प्रेशर इज सेम, घर पे ट्राई कर लेना। ओके, आपने नोटिस किया होगा फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन में आइसोथर्मल वर्क डन ज़्यादा होता है और कंप्रेशन में एडिएबेटिक में, ये घर पे करके देख लेना। ओके, ये घर पे करके देख लेना। नाउ क्वेश्चन ट्राई करो। कंपेयर वर्क डन आइसोथर्मल एडिएबेटिक फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम। कम ऑन एवरीवन, इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, वर्क डन बताओ। और इसको ग्राफ से भी बताना है, ग्राफ से भी और मैथमेटिकली भी। यह बात, अब तुम फंसने वाले हो बेटा, थोड़ा मैथ्स भी सीखना होगा ना यार, ग्राफ और मैथ्स दोनों से बताना है। टाइम इज थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लो, 90 सेकेंड्स। मैथ्स भी सीखना है भाई ना। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्राफ से ही बताना है और सॉल्व, थोड़ा मैथमेटिकली इसको प्रूव करो। यू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज एंड कंपेयर देन। ओके, आई नो यू ऑल कैन डू। और ये मैं सिखाना चाहता हूँ, ऐसा ना हो मेरे बच्चे खाली ग्राफ हर चीज़ बना रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा ना। वैल्यू निकालना होगा एग्जैक्टली, कैसे निकालोगे।
So we should know how to calculate it mathematically. I will tell you, just try yourself, do whatever you think, however you can try, just do, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों, कम ऑन, मैं पहले ग्राफ से देख लेते हैं। तुम लोग बहुत शानदार हो गए हो ग्राफ में। ये ग्राफ देख लिया हमने, और ग्राफ में क्या समझने वाले हैं कि भाई कंपेयर व्हाट इफ फाइनल वॉल्यूम इज सेम, इनिशियल कंडीशन सेम है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कर दो भाई, ये एक्सपेंशन कर दिया हमने, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक, पता है हमको भाई क्या सेम है यार, फाइनल वॉल्यूम इज सेम, ओ माय गॉड ये सेम है क्या, तो ए सेम एडियाबैटिक में ये है वर्क डन, आइसोथर्मल में वर्क डन पूरा ही हो जाएगा, इतना जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है ये ज़्यादा हो गया आइसो में, है ना बच्चों। तो हमने क्या सीखा, वर्क डन आइसो में ज़्यादा है कंपेयर टू वर्क डन एडियाबैटिक, ये बात हमने ग्राफ से सीख लिया। आप लोग भी ये लिखे हो। अब देखो मैथमेटिकली देखते हैं, रेडी, थक तो नहीं गए दोस्तों मेरे प्यारे लाडलों लाडलियों। बच्चों रेडी हो, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलो कम ऑन, नाउ लेट्स सी नाउ, in case of adiabatic, PV की power gamma is equal to constant, isn't it? In case of isothermal, PV is equal to constant. Okay, so it means what here, P1 V1 की power gamma is equal to P2 V2 की power gamma. Okay, so from here we can say P1 by P2, बहुत ध्यान समझना, is equal to V2 by V1 की power gamma. Here since PV is constant, so P1 V1 is equal to P2 V2. So we can say P1 by P2 is equal to V2 by V1, isn't it? Now since initial condition is same and final volume is same, मतलब क्या हुआ इसका, इनिशियल मतलब V1 सेम है और V2 भी सेम है, मतलब V1 और V2 एडियाबैटिक दोनों के लिए सेम है, राइट। और यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंशन, मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड V2 बाई V1 इज इक्वल फॉर बोथ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। सो V2 बाई V1 देखो इक्वल है और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, एंड वी ऑल नो कि गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। मस्ती मारो, चिल करो, समझो इसको, कह रही यार गजब है। तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ये भी 1 से ज़्यादा है, तो 1 की पावर समथिंग डेफिनेटली, सॉरी 1 से ज़्यादा है, उसकी पावर कुछ कर रहे हो वो भी ज़्यादा, तो डेफिनेटली P1 बाई P2 की वैल्यू बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, और बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। बोलो यस नो, P1 by P2 is bigger quantity than this one, means V2 by V1 की पावर गामा is greater than V2 by V1। बोलो 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 बोलो, ये बात सही है कि नहीं गाँव वालों, बताओ मुझे ये बात सही है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, यस और नो, गाँव वालों जल्दी बताओ मुझे। कहाँ से, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। So P1 by P2 is equal to V2 by V1 की पावर गामा, and here आइसोथर्मल के लिए PV is equal to nRT constant, so P1 by P2 V2 by V1 हो जाएगा। Now since this one is the case of expansion, so V2 should be greater than V1, so इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी एंड गामा इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज़्यादा की पावर 1 से ज़्यादा होगा तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। सो इट मीन्स V2 by V1 की पावर गामा इज ग्रेटर देन V2 by V1। ओके, अब हो क्या बात है, तो इसका मतलब ये हुआ दीदी लोग कि P1 बाई, सॉरी दीदी और भैया दोनों लोग, P1 बाई P2
ये जो वैल्यू होगा ये किसके लिए, एडिएबेटिक के लिए, एडिएबेटिक के लिए, ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी इसके तुलना में। V2/V1 की पावर गामा इज ग्रेटर देन V2/V1, सो P1/P2 एडिएबेटिक इज ग्रेटर देन P1/P2 आइसोथर्मल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ P1/P2 P1/P2 एडिएबेटिक इज ग्रेटर देन P1/P2 आइसोथर्मल। ठीक है, और हमको पता है P1 दोनों का सेम है ना, तो इसका मतलब P2 जो होगा एडिएबेटिक का ये कम होगा कंपेयर टू P2 आइसोथर्मल। अरे बाप रे बाप, गजब है ना, बोलो बच्चों, मज़ेदार है ना। P2 एडिएबेटिक का कम होगा कंपेयर टू P2 आइसोथर्मल। ठीक है, ये निकल के आया, मतलब फाइनल प्रेशर कम है ना। तो अब जो ग्राफ देखो तुम, ग्राफ में क्या होता है, ऐसे होता है ग्राफ में, क्या है, फाइनल वॉल्यूम सेम, फाइनल वॉल्यूम मतलब ये सेम है, यहाँ से यही निकल के आ रहा है। एडिएबेटिक का प्रेशर जो होगा, तो ग्राफ से वही चीज़ निकल के आ रही है, एडिएबेटिक का प्रेशर कम है कंपेयर टू आइसोथर्मल, ये तो प्रेशर है यार। लेकिन अभी क्या ना, वी कैन कैलकुलेट इट इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ गामा एंड ऑल दोज क्वांटिटी, वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ P2, दैट्स अ ब्यूटी। एंड अगर ये कम है, P2 कम है, तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, PdV। अगर प्रेशर कम है तो वर्क डन भी कम होगा, तो इसलिए एडिएबेटिक में वर्क डन कम होगा, बिकॉज प्रेशर इज लेस, प्रेशर कम है, इसलिए एडिएबेटिक का वर्क डन भी आइसोथर्मल के वर्क डन से कम होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि प्रेशर कम है ना, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर कम है, तो वर्क डन कम हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन इज PdV, है ना। यहाँ कैलकुलेशन में क्या फ़ायदा है कि वी कैन कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यूज़। मैं एक बार फिर बताऊँ आप कैसे किया मैंने बच्चों, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो P1/V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2/V2 की पावर गामा। क्लियर? सो फ्रॉम हियर we can say P1/P2 is equal to V2/V1 की पावर गामा, and for isothermal P1/V1 is equal to P2/V2। मैं सोच रहा हूँ तुमको समझ में आया कि नहीं, कर से एकदम स्प्राइट की तरह क्लियर है ये, बिल्कुल वाओ ग्रेट, बल्कि स्प्राइट से ज़्यादा क्लियर है ना। ये P1/P2 सिंस इन फाइनल वॉल्यूम इज सेम, तो V2/V1 तो सेम होगा, V2/V1 दोनों क्या होगा बच्चों, सेम होगा, और ये एक्सपेंशन हो रहा है तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो 1 से ज़्यादा की पावर में 1 से ज़्यादा, तो डेफिनेटली P1/P2 एडिएबेटिक की वैल्यू ज़्यादा होगी P1/P2 आइसोथर्मल तुलना में। इनिशियल कंडीशंस आर सेम, सो P1 सेम होगा, इसका मतलब P2 एडिएबेटिक की वैल्यू कम हो जाएगी P2 आइसोथर्मल के तुलना में। वाह, प्रेशर ही कम है तो वर्क डन तो कम होगा ही होगा, है ना। चलो क्या बात है। नाउ बच्चों एक सवाल ट्राई करो, तुम लोगों को थर्मो का मैं उस्ताद बना दूंगा, बता रहा हूँ, हीरो। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, लड्डू सवाल है, जनहित में जारी, थोड़ा सोच के करना, कैलकुलेशन आराम से करना, गलती नहीं होना चाहिए। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज, टाइम इज 45 सेकेंड्स। ये तुमको करना होगा जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट, सोच करना नाउ। यार यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा T 0 है ना, आइडियल गैस है, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करो यार, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान, और इसमें दिया है फॉर सिल्वर, सिल्वर के लिए Cp की वैल्यू दिया है 23 + 0.01 T, वेयर T इज टेम्परेचर, Cp दिया है। इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin at 1 atm pressure, the value of delta H will be close to। ये सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो मैं हर तरह का सवाल आके पूछता रहता हूँ, तुमको तो बताइए, मैं 80 वर्मा का सवाल ले आया था, नीट JEE मेन सबका लाता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट दे सकता है। ठीक है,
तो ये देखो फॉर सिल्वर के Cp की वैल्यू टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है। इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ गैस रेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 atm प्रेशर द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी। देखो हमको ये Cp दिया हुआ है, Cp इज 20। तुम बहुत अच्छे बच्चे, तुम लोग ईश्वर ने बड़ा अच्छा दिमाग दिया है, ठीक है। हमें चेंज इन एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो DH इज इक्वल टू NCP/dt। ऐसे ही हो गया, कितने मोल्स हैं फॉर अ सिल्वर? 3 मोल्स, 3 Cp इज इक्वल टू 23 प्लस 0.01T है ना, dt NCP/dt। ऐसे कर दिया हमने। इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा एच आ जाएगा बच्चों, बिकॉज ये स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर शुरू में 300 केल्विन से लेके इट्स 1000 केल्विन तक है, बस इंटीग्रेट कर दो। 3 ये 23 T2 माइनस T1 इट्स 700 प्लस 0.01 T² बाई 2 इंटू 3/2 कर दो। ये T² है तो ये 10,000 का 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6 है ना, माइनस ये 9 इंटू 10 की पावर 4, ये करना होगा। समझ गए क्या? इतना एनर्जी क्या आएगा बच्चों? जूल में। इसको 1000 से भाग देना, किलो जूल में आ जाएगा। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। इसको 1000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर किलो जूल में आ जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे और आप लोग ये बता रहे हो शायद ये हो, बट सवाल कैसे करना था इंटीग्रेट करके, तो आप लोग ऐसे ही किए थे क्या? चलो बैठो इसके ऊपर। नाउ सी साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों अगर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा बच्चों, तो हम जानते हैं फर्स्ट क्लास से क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। प्रोसेस साइक्लिक हुआ तो स्टेट फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब W प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये है बात। अब पता है तुम्हें, अगर हम काम करते हैं क्लॉकवाइज PV डायग्राम में, कैसे काम करते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज। लेट्स सी हियर, ऐसे काम करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज। जानते हो क्या होता है बच्चों? जब हम लोग क्लॉकवाइज काम करते हैं, देखो एक्सपेंशन वाले में वर्क डन ज़्यादा होता है। देखो मान लो वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इसमें वर्क डन हो रहा है ज़्यादा। ये कंप्रेशन वाले में वर्क डन, एक्सपेंशन में सिस्टम वर्क डन करता है तो क्या होता है? ये वर्क डन नेगेटिव। कंप्रेशन में सिस्टम पे वर्क डन होता है तो क्या होता है? ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो वर्क डन कम है, ये पॉजिटिव है, और निगेटिव वर्क डन ज़्यादा है। तो अगर क्लॉकवाइज वर्क डन होता है, कैसे क्लॉकवाइज, तो वर्क डन क्या आता है? निगेटिव, क्योंकि एक्सपेंशन वाला वर्क डन क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज इसी को ले लिया जाए, ध्यान समझो बच्चों, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, देखो रे बच्चा लोग, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लूँ मैं ऐसा कुछ ले लूँ, ऐसे मैं कहूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा जाऊँ घड़ी के उल्टे दिशा में, तो अभी क्या होगा? ये वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब कंप्रेशन वाला वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव, पॉजिटिव समझते हो ना, मतलब वर्क डन सिस्टम के ऊपर हो रहा है और सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव, मतलब सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर? ये सवाल बना लिया। नाउ अब एक खूबसूरत चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, रेडी? हमने इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, सेपरेटली सारे प्रोसेस को पढ़ लिया। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, और कौन छूट गया यार? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक छूट गया ना। तो हमने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक सबको इंडिविजुअली पढ़ लिया। अब एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसको आप बोल सकते हो जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस, इस पे सवाल खूब अंड बंड करके पूछा चुका है। अगर किसी प्रोसेस को हम PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिफाइंड करें तो क्या इससे सारे प्रोसेस को हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। सब इसी से डराइव होते हैं, पता है तुमको? इससे अगर जैसे लेट्स सी, अगर मैं x की वैल्यू 1 कर दूं तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो गया ये? ओहो, आइसोथर्मल, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। बड़ा आसान है। अगर x की वैल्यू 0 कर दूं तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, माय गॉड, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं x की वैल्यू गामा कर दूं,
ओ माय गॉड, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। और अगर मैं x टेंस टू इनफाइनाइट कर दूं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो कांस्टेंट रहेगा, ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आया क्या बच्चों? राइट। सो पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x वी कैन डिफाइन ऑल प्रोसेसेस। एंड नॉट ओनली दिस, एग्जामिनेशन में हो सवाल ऐसा आ जाए आपको, पीवी की पावर 3/2 कांस्टेंट, पीवी की पावर 1.2 कांस्टेंट, ऐसे सवाल आ सकता है। और वट एवर पी इज इक्वल टू वी की पावर समथिंग 3.2, सॉल्व करो। ये एक प्रोसेस है डेफिनेटली, ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप बता रहा है ना भाई। आगे बढ़े क्या मैं यार बच्चों, देखो मैं सिंपल आपसे ये बोलता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर मैं अच्छा सब मिटाया तो इकट्ठे यार, अगर मैं ये कहूँ कि P इज इक्वल टू वी की पावर 3.2, तो मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशनशिप दे रहा हूँ कि नहीं, बताओ? हैं? मैं आपको प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशनशिप दे रहा हूँ कि नहीं? तो यह जो भी रिलेशनशिप आएगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ये कुछ ऐसा रिलेशनशिप आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ऐसे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ऐसा कुछ आएगा। तो एक दे रहे हैं रिलेशनशिप ना, तो इसमें वर्क डन निकालो, हीट चेंज निकालो, इसमें डेल्टा क्यू निकालो, डब्ल्यू निकालो, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा एच निकालो, सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। एंड इट्स रियली वेरी इजी कि वर्क डन निकालो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, पी इज इक्वल टू माइनस वी की पावर 3.2 डी वी, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ, V1 से V2 इंटीग्रेट करेंगे, वर्क डन आ जाएगा। गाँव वालों कैन वी डू इट, बताओ जरा, बोलो। अगर ऐसा सवाल दे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलों लाडलियों, कि P इज इक्वल टू वी की पावर -3/2 है, तो क्या वर्क डन बताओ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, पी हम क्या करेंगे, पी यहाँ उठा ले आओ, वी की पावर 3.2 डी वी माइनस यहाँ से इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओह माय गॉड, वर्क डन आ जाएगा, है ना। अभी सवाल देता हूँ, पी वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसमें अगर x की वैल्यू टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया जाए तो वॉल्यूम की पावर इनफाइनाइट, मतलब ये क्वांटिटी वेरी बिग क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी, ओके, मतलब समझ रहे हो ना। तो वॉल्यूम के पावर वाला बहुत लार्ज क्वांटिटी हो गया, तो प्रेशर में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा भी, ये कुछ बड़ा बदलाव इनसिग्निफिकेंट, इसका चेंज होगा, चेंज इन प्रेशर विल बी इनसिग्निफिकेंट, वो बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर पाएगा, क्योंकि कितना बड़ा है ये, टेंस टू इनफाइनाइट, बहुत बड़ा है यार, ये इनफाइनाइट बहुत बड़ा होता है। तो इट्स लाइक कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये ऐसा हो जाएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर अब बदल ही नहीं रहा है, मतलब उसका बदलाव ना के लाइक है, इसका बदलाव इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये अपनी वैल्यू कांस्टेंट रखेगा, तो ये वॉल्यूम इज कांस्टेंट लाइक यू नो। तो इज इट ओके टू एवरीवन बच्चों, क्या आप लोगों को ये मज़ा आया जान के पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? अब देखो मान लो हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है मालूम चल गया, हमें जो है बताना हो इसका, मुझे मान लो कोई प्रोसेस डिफाइन किया ना, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे मैं कहूँ CV क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो एक प्रोसेस के लिए डिफाइंड है ना हीट कैपेसिटी भाई, है ना। ये CP क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो दीज टू आर हीट कैपेसिटीज एट अ for a particular process. Similarly, for this given process we can define heat capacity. Suppose heat capacity for this process is C, so can we calculate it, can we calculate the heat capacity for this process? Yeah, why not, so let's try it. So बच्चों, using first law of thermodynamics, delta U is equal to delta Q plus delta W. I am just going to try to calculate the value of heat capacity for this process, PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
Likewise, I have already told you Cv is nothing but heat capacity for isochoric process. Cp is nothing but heat capacity for isobaric process. Similarly, heat capacity for this process Pv की power x is equal to constant we can calculate. Okay, let's do it. So delta U is equal to, देखो बहुत मजा आने वाला है, अरे वाह रे वाह, ये देखो NCV डेल्टा T, डेल्टा Q, अगर इसके हीट कैपेसिटी C है तो हीट कैपेसिटी क्या होता है dQ बाई NDT, यही तो होता है। तो dQ इज इक्वल टू NCDT, यही मैंने तुमको शुरू से परिभाषित किया है, पढ़ाया हुआ है। कहोगे भूल गए तो बड़ी मार मारेंगे तुमको हम। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। पढ़ते रहो, सीखते रहो, बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं हम लोग अंदर। ये हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस के लिए है। कांस्टेंट प्रेशर होता है तो डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये हो जाएगा, तो उस पर कैसे माइनस P डेल्टा V, राइट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा C इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर भाग दे दो, CV प्लस ये इधर ले आओ P डेल्टा V, P बाई N डेल्टा V बाई डेल्टा T। अगर D में करना है तो यू कैन से C इज इक्वल टू CV प्लस P बाई N फॉर डिफरेंशियल चेंज dV बाई dt। ये हो गया। ये हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस के लिए है, हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस के लिए है CV इज प्लस P बाई N dV बाई dt। ओके, समझ आया। और उसको हम लोग बच्चों क्या था यार, तो C इज इक्वल टू CV प्लस P बाई N dV बाई dt, ये है ना, यू कैन सी dV बाई dt। नाउ अगर हमें पता है बच्चों PV की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K मान लिया मैंने, और हमको पता है फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। हम dV बाई dt निकालना चाहते हैं तो हम P की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा V की पावर x, P कितना हुआ nRT बाई V इज इक्वल टू K। ओके, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो हमें dV बाई dt की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को यहाँ अगर अपने रखेंगे तो आएगा C फॉर द प्रोसेस इज इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? ये घर पे कर लेना काम वालों। कोई भी प्रोसेस हो, जैसे अगर आइसोथर्मल होगा या एडिएबेटिक होगा, अगर एडिएबेटिक प्रोसेस है तो एडिएबेटिक में PV की पावर क्या होता है बच्चों, गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडिएबेटिक के लिए C की वैल्यू क्या होगी, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। मज़ेदार है ना। हेलो बच्चों, एक बार और बताऊं क्या, हमें हीट कैपेसिटी निकालनी है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल टू dQ बाई NDT उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। यस नाउ सी एवरीवन, मैं फिर सब डिलीट मार दे रहा हूँ, मैं फिर समझाऊंगा तुम लोगों को, कब तक, जब तक पूरा समझ में तुमको नहीं आ जाएगा। मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो। मैं हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ बच्चों, हीट कैपेसिटी किसके लिए, उस प्रोसेस के लिए। कौन सी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। तो हीट कैपेसिटी C होगा तो क्या होता है, 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में कितना हीट चाहिए होता है, ये डेफिनेशन है। तो अगर उस प्रोसेस का C है तो dQ इज इक्वल टू NCDT। थोड़ा तुम्हें और याद दिलाने के लिए बताऊं कि CV और CP ये हीट कैपेसिटी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होते हैं। दिस इज डिफाइंड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एंड दिस वन इज डिफाइंड फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा नहीं है किसी के लिए भी है, मतलब CP इज इक्वल टू DQ बाई NDT कोई पूछे गलत है कि सही, क्या बोलोगे बताओ, ये बताओ एक्सप्रेशन गलत है कि सही है, बोलो ये बताओ मुझे कि CP इज इक्वल टू DQ बाई NDT ये गलत है कि सही है,
कंडीशनल है, ये प्रोसेस के लिए है। तो सिमिलरली हम प्रोसेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से फर्स्ट लॉ पे आ जाएं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू एंड डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी, ये होता है माइनस पी डी वी, तो हो जाएगा एन सी डी टी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी। क्लियर। अब देखो C इज इक्वल टू भाग दे दो, आ जाएगा सी वी प्लस पी बाई एन डी वी बाई डी टी। यहाँ तक मामला पहुँच गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं हमको ही बता तुम लोग। बताओ, लेकिन भूलना मत, नहीं बड़ी मार मारूंगा तुम लोग, इतना दिल से पढ़ा रहा हूँ, ये सब खजाना है तुम्हारी ज़िंदगी में, इससे बड़ी कीमती चीज़ें दोबारा कब मिलेंगी मुझे पता नहीं है। देखो तुम लोग ये समझ गए कि C इज इक्वल टू सी वी प्लस पी बाई एन डी वी डी टी। गुड गुड। नाउ ये हम डी बाई डी टी को हमें रिप्लेस करना है। मैंने कहा कि पी वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, सो हम लोग ये भी जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, एन आर टी बाई वी, V को इधर ले आओ, के वी, नीचे ले आओ V की पावर x, ये हो जाएगा के वी की पावर माइनस एक्स। बोलो सही है कि नहीं है। पी वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें एक्चुअली करना क्या, डी बाई डी टी लाना है, मतलब हमको इसमें से प्रेशर गायब करना है। तो प्रेशर यहाँ उठाया, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी यहाँ रख दिया, एन आर टी बाई वी वी इधर कर दो, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा के वी की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एन आर टी, यहाँ डी वी यहाँ डी टी आएगा ना यार, थोड़ा घर पे भी कुछ काम करोगे तो ये डी वी बाई डी टी की यहाँ वैल्यू आएगी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो इस वैल्यू को जैसे ही यहाँ रखोगे सब कट पिट जाएंगे, ये पी एन कट पिट जाएगा, रख के देखना कुछ करोगे, और फिर ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। हाँ क्या कर दिया मैंने यार, वन माइनस एक्स होगा, सही, गुड। समझ में आया आपको, ये r अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करना 2 लाइन काम है, उसमें कुछ है ही नहीं, लड्डू है, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ x की जो भी वैल्यू होगी यहाँ रखोगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। जैसे देखो आइसोबारिक प्रोसेस में पी वी की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था आइसोबारिक, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ C आइसोबारिक में इसको क्या लिखते हो आप, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस जीरो, मतलब सी वी प्लस आर। अरे बाप रे बाप, देखो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, आइसोबारिक नहीं, ट्रायल चेक भी कर लिया हमने, है कि नहीं, बोलो। हाँ, दिस रिलेशनशिप विल नॉट होल्ड्स गुड फॉर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x माइनस वन, वन माइनस एक्स डिफाइंड नहीं होगा, है ना, तो ये x इज इक्वल टू 1 के लिए परिभाषित नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात। ऐसा नहीं तुम आइसोकोरिक के लिए डिफाइन करने लगे तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, उसके लिए हमको उसका डिफरेंशिएशन अलग तरीके से, उसका इंटीग्रेशन अलग तरीके से करते हैं हम लोग, बाय द वे। और अच्छा, अगर इसी प्रोसेस का बच्चों हमें वर्क डन निकालना हो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस पी डी वी, वर्क डन निकालना है हमको। हम कहेंगे भैया करो यार, तो कहेंगे पी वी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, सो माइनस पी डी वी, पी इज इक्वल टू क्या है यार, ये के वी की पावर माइनस एक्स डी वी, ये तो है, p इज इक्वल टू के वी की पावर x, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दो, वॉल्यूम कहाँ से v1 से v2 तक, क्या वर्क डन आएगा, डेल्टा डब्ल्यू, इंटीग्रेट करोगे और आंसर चकाचक बन जाएगा, बोलो। लेकिन x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, अगर x 1 होगा तो इसका इंटीग्रेटर ln v2 बाई v1 आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम लोग वर्क डन भी निकाल सकते हैं, माइनस पी डी वी रिलेशनशिप पता है यूज करके,
तुम लोग इसको याद कर लो बच्चों, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि तुम्हें कहे PV की पावर 3/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई प्रोसेस दे दिया, कह रहे बताओ इसके C की वैल्यू क्या होगी। तुम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, कहोगे CV + R/1 - 3/4, ख़त्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बताता है, बट वो ये नहीं बताता है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, तो ये नहीं बताता है कि अगर हमारे पास हीट है तो क्या उस हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, हाउ मच एक्सटेंट, ये कितना कर सकते हैं, और जो हम करने के लिए प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस फिजिबल भी है कि नहीं, वो संभव है कि नहीं। हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व है, ओके, तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि अरे यार मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, E = mc², तुम्हारे मास से हम एनर्जी निकाल लिए, कह रहे अब बड़ा एनर्जी है, तो कहें इतने एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, कह रहे कुछ भी कर सकते हो, तो कर सकते हो, क्या वो फिजिबल है आपके लिए, कैन यू डू इट, क्या आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, यदि कर सकते हो तो हाउ मच। आजकल देखो बाइक वाइक बनाई जाती हैं, बड़ा समस्या है, जितना तेल डाला क्या उसके बराबर एनर्जी वो यूज कर पाता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, या वो कार बाइक या डीजल इंजन जो भी चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर कितना चल पाता है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा होल्ड करेगा, ये ध्यान देना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा सही होगा। कुछ लोग कहते हैं ना मैं ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं किया, हमेशा सही बोलता हूँ, हमके सही बोलते हो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये प्रोसेस संभव है कि नहीं उसमें कुछ बोल पाओगे, अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कैन यू टेल समथिंग, क्या नहीं उसमें बोल ही नहीं पाऊँगा मैं, क्या बता पाओगे रिएक्शन कहाँ तक जाएगा, क्या नहीं बता पाऊँगा, तो क्या लेकिन बोलूँगा, सही बोलूँगा हम कि यार तुम बोल ही नहीं रहे हो ना उसमें। ऐसे फर्स्ट लॉ की बात है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर ऑल केसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, हमेशा करेक्ट होगा वो, लेकिन क्या वो हमको सारी जानकारी दे पा रहा है, वो हमको बता ही नहीं पा रहा है कि हम हीट से वर्क कन्वर्ट कर पाएँ कि नहीं, वहाँ फेल हो गया, बता ही नहीं पा रहा है, मुंह बंद कर लिया, वो बता ही नहीं पा रहा है कि रिएक्शन कितना एक्सटेंट तक जाएगा, वो बता ही नहीं पा रहा है कि जिस रिएक्शन के होने की बात हम कर रहे हैं वो रिएक्शन संभव है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। दिस आर ऑल आर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। मुझे उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई हैं। कौन एक सवाल और लगा दूँ मैं, चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, ठीक है, ये सवाल बनाओ। फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ऐसे खेलने के लिए दिया हूँ, where delta H represents the enthalpy of the reaction in kilojoule per mole, the minimum value for the energy of activation will be, energy of activation की minimum value क्या होगी। For an endothermic process reaction where delta H represent the enthalpy of reaction, फिर ग्राफ की बात है, सोचो, ट्राई करो, नहीं आएगा बताऊंगा मैं, समझ जाओ क्या करना है इसमें, तुम लोग बहुत जल्दी सीखते भी तो हो। टाइम स्टार्ट्स नाउ मैं एक बताऊं आपको ग्राफ थोड़ा सा, देखो किसी भी रिएक्शन ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी है, और इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों जो इनके बीच में जो अंतर होता है ना उसी को डेल्टा एच बोलते हैं, ये तो जानते ही हो। डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो डेल्टा एच होता है बच्चों हमारा, और इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम में मैंने खूब डिटेल में पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं इसी को देखते मुझे इक्विलिब्रियम याद आ गया ना, तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत मस्ती से पढ़ाए हुए यार, अरे वाह रे वाह, मैं सोच रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है। 10 लेक्चर हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पढ़ाया मैंने, एक चैप्टर पढ़ाया मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मूल कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाया है।
एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है यूडियोमेट्री, एक चैप्टर पढ़ाया मैंने रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग थर्मो पढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों का छूटा हुआ है ये सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एस से ज़्यादा होगा। ये सवाल जेई मेन में आया था, बताओ लड्डू है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।